The center of the mass of an object is a point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. ये center of the mass of the object है, जो एक point है, ये होगा अंदर inside या outside, चाहे अंदर होगा या बाहर होगा, at which the total mass of the object, जिस पे पूरी जो बॉडी है, पूरा जो ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल मास क्या करेंगे हम, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पर टोटल मास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा. देखो इस पिक्चर में यहाँ पे पूरे जो ये है ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट पे हमने क्या किया है, बैलेंस किया है. सो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ द मास. सेंटर ऑफ द मास समझ रहे हो, कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, सपोज ये शेप का ऑब्जेक्ट हो, तो इस शेप का, पूरे शेप का ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, उसका एक मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया, ऐसा हमने अज्यूम किया, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ द मास. समझ रहे हैं, सेंटर ऑफ द मास मतलब पूरे बॉडी का मास एक ही पॉइंट पे अज्यूम करना है. द सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्पेरिकल है, स्पेरिकल यानी लड्डू हो, गुलाब जामुन हो, वैसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, उसकी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उस पे उसका सेंटर ऑफ द मास क्या होता है, टोटली कॉन्सेंट्रेटेड होता है. लुक एट हियर, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है और इसका अगर हमने कर लिया तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे क्या कर लेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे. एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रॉइड. और हमेशा याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट का मास निकालना हो, सेंटर ऑफ द मास, वो होता है हमेशा सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा है, जब भी मीडियंस मीट होती है तो हमें मिलता है सेंट्रॉइड. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अंदर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है डायगोनल पे. और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो या कोई ऐसा ट्रायंगल हो, कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, तो उसका सेंटर ऑफ द मास क्या आएगा, बाहर आएगा. इस चीज को कहते हैं सेंटर ऑफ द मास. नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी चीज पे हमें क्वेश्चन दिया गया है इन द एक्सरसाइज. वो ये एग्जाम में भी आता है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, स्टेट न्यूटन्स लॉ, और उसके बाद हाउ डिड केपलर हेल्प द न्यूटन टू अराइव एट यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटी. केपलर ने न्यूटन को कैसे हेल्प कर दिया टू अराइव एट द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटी. उसके लिए एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे. तो इसके लिए मुझे पूरी ब्लैंक स्क्रीन लगेगी, इसलिए मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं. हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम F से दिखाएंगे, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेर जो m है, m इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर शेप में रखता है, वेर उसके लिए m क्या होगा बच्चों, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v होगी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड r होगा रेडियस ऑफ सर्कल. r is radius of circle. So we know that स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है हमेशा डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. अब ध्यान दो बच्चों, अगर डिस्टेंस ट्रैवल है, कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो ये घूमेगा ऐसे सर्कुलर मोशन में, और जब भी सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उस टाइम ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा हमेशा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. और बच्चों आपको तो पता है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कैसे डिनोट करते हैं, 2 पाई आर. 2 पाई आर मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, और वो लेगा टाइम टेकन t. सो स्पीड को हम, वेलोसिटी या स्पीड को हम दिखाएंगे v से, तो v इक्वल्स टू मुझे मिल गया 2 पाई r अपॉन
टी। अब ये जो v की वैल्यू है v इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये वैल्यू मैं डाल दूंगा f में। अब यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये बन जाएगा f इक्वल्स टू एम v का स्क्वायर यानी 2 पाई आर अपॉन टी का स्क्वायर, और ये r एज इट इज। सो ये बन गया f की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो m एज इट इज, 2 का स्क्वायर बच्चों होगा 4, पाई का स्क्वायर बनेगा पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर बनेगा r स्क्वायर, और ये t का स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन r। और बच्चों आपको ये पता है t स्क्वायर और r नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r इंटू टी स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, f इक्वल्स टू मुझे मिला है 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r इंटू टी स्क्वायर। अब मुझे केपलर्स का थर्ड लॉ इस स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस करना है। इसके लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अब देखो यहाँ पे दिस r and 1 r of the numerator will get cancelled, so you will have f equals to 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे केपलर्स का थर्ड लॉ यूज करना है, और इसके लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को भी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो लिख लूंगा मैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो f इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिनोमिनेटर को भी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो ये बन जाएगा 4m पाई स्क्वायर, अब r इंटू आर स्क्वायर, ये बनेगा r क्यूब, और ये r स्क्वायर एंड t स्क्वायर। अब ध्यान दो यहां पे ये जो पार्ट है r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये हमें पता है ये r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर एक कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर देख लीजिए। सो 4 पाई m, ये r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर के जगह मैं k लिख दूंगा। सो देयरफॉर ध्यान दो f इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर k। अब यहां पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब 4 की वैल्यू कांस्टेंट एज इट इज 4 ही रहेगी, 4 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हम ऑब्जेक्ट को तो चेंज नहीं कर रहे। पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और के भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये पूरा चीज, ये तीनों चीज 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, ये तीनों चीज क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे। तो खाली रहेगा f is universally proportional to 1 upon r square. So f is universally proportional to 1 upon r square is universally proportional to r square. और r तो क्या है बच्चों, रेडियस है। That means with the help of this law, Newton concluded that centripetal force is the force acting on the planet and it is responsible for its circular motion. यही फोर्स है जो प्लैनेट पे एक्ट हो रहा है और रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड मस्ट बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड विद द हेल्प एंड पोस्टुलेटेड द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी वजह से न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। दिस इज बिकॉज द ह्यूज मासेस ऑफ द प्लैनेट, स्टार्स एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स रिवॉल्व अराउंड। वो क्या करते हैं, पूरा एंटायर यूनिवर्स, ये लॉ बहुत छोटा लगता है पर पूरा यूनिवर्स इसी के अराउंड घूम रहा है। तो फिर से देख लेंगे हम पूरा डेरिवेशन मतलब पूरा एक्सप्रेशन बहुत बड़ा बन गया है पर बहुत ईजी है। ध्यान दो, 1 बाय 1 देखेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किससे रिप्रेजेंट किया है, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेर m कितना है बच्चों, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल।
और फिर हमें पता है स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड सर्कुलर मोशन यानी डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2πr और टाइम टेकन बच्चों होगा टाइम टेकन t। सो स्पीड को वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया है, सो v इक्वल्स टू 2πr अपॉन t। ये समझ गए। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहां पे डाल देंगे v की जगह। सो f इक्वल्स टू v की जगह हम ये वैल्यू डालने वाले 2πr अपॉन t, उसका ब्रैकेट स्क्वायर और r एज इट इज। सो m एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन r। अब इस केस में ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा। सो 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ये r और ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगी f इक्वल्स टू 4mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे केपलर्स के थर्ड लॉ को इंट्रोड्यूस करना है, इसीलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मैं r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो f बनेगा 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। न्यूमरेटर को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4m पाई स्क्वायर r इंटू आर स्क्वायर, दिस बिकम r क्यूब एंड टी स्क्वायर r स्क्वायर। अब हमें पता है r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, वो होगा k या 1/k। सो f इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर और इसकी जगह मैंने यहाँ पे k डाला है अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे पता है कोई भी प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट 4 तो कांस्टेंट होगा, 4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी फॉर्मूले में। m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द प्लैनेट वो भी सेम होगा, पाई भी सेम है, k भी सेम है, यानी ये एंटायर 4m पाई स्क्वायर अपॉन k ये पूरा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं f is universally proportional to r square and this is how Newton comes to arrive this equation। समझ में आ रहा है बच्चों, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट चीज है बच्चों, डू यू नो हाउ लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आर फॉर्म। भर्ती ओटी बोलते हैं हम, लो टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं और हाई टाइड कैसे फॉर्म होती है, और इसका भी रीजन है ग्रेविटेशन। अब ध्यान दो, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये मून है। अर्थ के नजदीक दो ही ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट प्लैनेट में एक स्टार है सन और दूसरा है मून। मून छोटा है पर वो अर्थ के बहुत नजदीक है, बहुत पास है, तो जब भी वो अर्थ के नजदीक आएगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा। और ध्यान दो, ऐसी अर्थ घूमती है, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसे अर्थ घूम रही है। सो ये नॉर्थ पोल के अगेंस्ट, यहाँ से टिप से अगर मैंने देखा तो ये अर्थ ऊपर से ऐसे घूमते हुए आएगी। और आपको पता है अर्थ पे क्या है, ओशियन से, और जब भी ओशियन से ये जो वाला ओशियन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जब भी मून के सामने होगा, दिस पार्ट एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द मून। अर्थ और मून के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा, ये पार्ट एक्सप्रेस करेगा। तो इस पार्ट में एक ब्लज आएगा, ब्लज मतलब वाटर ऊपर उठेगा। सो ये होता है, इस पॉइंट पे हाई टाइड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, हाई टाइड्स फॉर्म होते हैं। और जब भी यहाँ पे 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री मतलब यहाँ पे मून का पूरा इफेक्ट, ग्रेविटेशन का इफेक्ट खत्म हो गया। सो यहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशन नहीं है, तो वाटर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करेगा और यहाँ पे होगा लो टाइड्स। सो वट एवर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है, जब भी मून के सामने होगा तो ये वाला वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड यहाँ पे जो पोर्शन आएगा, यहाँ पे होगा हाई टाइड्स। और अर्थ घूमती है तो एक टाइम हम हाई टाइड्स एक्सपीरियंस करेंगे और एक टाइम यहाँ पे लो टाइड्स एक्सपीरियंस करेंगे। सो सामने आए तो हाई टाइड्स, यहाँ पे आए तो लो टाइड्स। गॉट इट, समझ में आ रहा है।